नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों का अर्थ होता है पत्र और अनूठी का अर्थ होता है विचित्र। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चिट्ठियों अर्थात पत्रों की विचित्र दुनिया के बारे में बताया। इसमें हमें पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान, इस बदलती दुनिया में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए पत्रों को प्रेरणा के स्रोत बताया है। ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार करना आदि सभी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो हम पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि पत्र की जो दुनिया है वो एक अजीबोगरीब अर्थात बहुत अनोखी है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज की दुनिया में जो संचार साधन चल रहा है, आधुनिकतम यानी होता है नवीन साधन जो चल रहे हैं। साधन का अर्थ होता है जरिया, आने जाने का साधन। ये चीज़ें जो होती है ये पत्र के द्वारा जो मिलती है वो इनके द्वारा नहीं मिल सकती। जैसा संतोष अर्थात जो शांति हमें पत्र के द्वारा प्राप्त होती है वह एसएमएस या संदेश द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। पत्रों के द्वारा ही एक सिलसिला, एक क्रम शुरू हुआ था। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते थे। अर्थात राजनीति के क्षेत्र में साहित्य का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। ज्ञान के भंडार में और तमाम वाद विवाद जो होते हैं, एक दूसरे से संवाद करना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हमें पत्रों के द्वारा ही मिली। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों की एक बहुत ही अनूठी भूमिका का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की रूपरेखा। तो ये पत्रों के द्वारा ही पत्रों ने अच्छे तरीके से इसको बनाया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग। पत्र को हर भाषा में अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। मतलब जो भी पत्र जो हमको लिखता है उसकी यादें हमेशा हमारे पास बनी रहती है। इस चीज़ को वो हमेशा सहेज कर अर्थात बनाकर रखता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक को पत्र का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्र लिखने का हर एक का अपना एक दायरा का अर्थ होता है कार्य करने का क्षेत्र, एक अपना क्षेत्र होता है ना। और पत्र जो है करोड़ों पत्र होते हैं जो इधर उधर आते जाते हैं और वो तलाशना मतलब खोजते, अपने ठिकानों मतलब स्थानों को खोजते हुए, ढूंढते हुए वो उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। रोज की आने जाने वाली जो चिट्ठियां होती, जो पत्र होते हैं, रोज का जो आवागमन होता है पत्र का, लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है और रोज आती जाती रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे का मतलब होता है संदेश लाने ले जाने वाले
दूत कहा जाता है उनको, जो कि संदेश अर्थात सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक देते हैं। हर कार्य करते थे, या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़ों के द्वारा भी संदेश भेजा जाता था। उसके बाद उनको बदलने के बाद पहिए आए, पहिए अर्थात मोटर गाड़ियों का आविष्कार हुआ, तो बसों के द्वारा, रेल यातायात रेलवे के द्वारा, और उसके बाद तार से भारी बदलाव आया। तार एक शीघ्र संदेश भेजने का एक साधन होता है, जैसे लाइट के तार होते हैं, बिजली का तार होता है, जिसे हमने उसमें करंट छोड़ा कि तुरंत फैल जाता है। उसी तरीके से उस तार एक ऐसा साधन होता था जो कि तुरंत संदेश जहाँ भी भेजना हो वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया, अर्थात रेलगाड़ी के द्वारा जो संदेश भेजे जाते थे उससे भी शीघ्र गति से तार द्वारा संदेश भेजा जाने लगा। अब तार के बाद फिर टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो रेडियो तरंगों का उपयोग कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। रेडियो की तरंगें होती हैं जिसके द्वारा कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर भी आपको जो चीज़ें भेजना है पहुंच जाती है। तो ये और भी उसमें बदलाव कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। पिछली शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष की अवधि। मतलब पिछले 100 वर्षों से में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। मतलब एक इस प्रकार की विशेष कला का आयोजन किया कि डाक व्यवस्था में उसका एक सुधार आया। किसे? कि पत्रों का जो है अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए पत्रों का पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू किया गया। स्कूलों में पत्र को पढ़ाया जाने लगा, अर्थात स्कूली जो सिलेबस रहता है, पाठ्यक्रम जो रहता है, उसमें पत्र को सम्मिलित किया गया, जिससे कि सभी बच्चे उसको पढ़ें और समझें। डाक संघ ने भी अपनी ओर से इसका प्रयास किया कि पत्र का जो प्रचार प्रसार है और बढ़े। डाक संघ ने क्या किया कि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, और उस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं या अच्छा पत्र लिखते हैं उनके लिए कुछ पुरस्कार भी उन्होंने रखे। इस तरीके से डाक संघ ने भी पत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत किया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों से तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। ये सही है कि खास तौर पर बड़े जो शहर होते हैं, महानगर जो होते हैं, उनमें संचार साधन ज़्यादा रहता है, उसका विकास ज़्यादा होता है। संचार साधन मतलब कि टेलीफोन है ना, तार या हम कहें मोबाइल वगैरह जो भी होते हैं, इसका ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पर पत्र पर का आना जाना कम हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी कारण से प्रभावित होना, यानी किसी कारण से एक किसी चीज़ पर उसका असर पड़ना, कम हो जाना। आवाजाही मतलब आना जाना, तो पत्र का आना जाना कम हो जाता था संचार साधन के कारण। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। देहाती का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर आज भी चिट्ठियाँ अर्थात पत्र आते जाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। चिट्ठी अर्थात पत्र पर और किसने रुकावट डाली? फैक्स,
ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि संचार के जो साधन जुटाए गए जो आए हैं, इनके द्वारा पत्रों पर और भी रोक लग गई है। क्यों? ये सही है कि फैक्स, ईमेल आदि ये आए और अच्छी बात है, क्योंकि इनसे शीघ्रता से सूचना जाती है, पर इनके कारण पत्रों पर रोक लग गई है, पत्र की अहमियत कम कर दी गई है। तो पत्र की भी अहमियत को हमको समझना चाहिए। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन व्यापार की स्थिति में, अर्थात यदि हम कहें तो जैसे कोरियर वगैरह चलते हैं, इसमें आज भी इसकी स्थिति बढ़ी हुई है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है कि ये जो है व्यापारिक दृष्टि से व्यापार जो इसका पत्र आवागमन लाने ले जाने का काम जो चल रहा है, ये तो फिर भी बढ़ रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया। मतलब यदि हम अंदर तह यानी अंदर तक उस बात को गंभीरता से अगर हम देखें, पत्रों के बारे में समझें, तो ये सही है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कि कभी पत्र नहीं लिखा होगा और ना किसी ने किसी से लिखवाया हो। अगर उसने खुद ने नहीं लिखा होगा तो हो सकता है किसी से लिखवाया हो, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी के पत्र का इंतजार भी किया हो। ऐसे होते, उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है पाठ में, जैसे हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। दूर देशों में, हम अपने देश से दूर दूर जगह पर सैनिक रहते हैं, है ना, और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। उनको क्या एकमात्र पत्र ही सहारा होता है कि उनके परिवार का हालचाल वो पत्र के माध्यम से जान सके, या वो अपने समाचार जो है पत्र के द्वारा भेज सकें। तो हमारे सैनिकों को भी पत्र का बहुत उत्सुकता से इंतजार रहता है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। सबसे बड़ा उदाहरण पत्र का सही यही है कि वो आज भी पत्र का उपयोग वहाँ पर होता है। जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते हैं, पर अब वह बात नहीं। पहले क्या था, लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे कि किसी का पत्र आएगा, किसी की चिट्ठी आएगी, समाचार पता चलेंगे, लेकिन आज वो बात नहीं है। संचार साधन इतना तीव्र तेजी से फैल गया है कि आज पत्र का इंतजार कोई नहीं करता है। अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी गई। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले क्या था, संचार का साधन इकलौता चिट्ठी यानी पत्र। इकलौता यानी अकेला मात्र पत्र ही रहता था जिसके द्वारा कि हम समाचार एक दूसरे को भेज सकते थे। परंतु आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और इस समाचार संदेश को लाने ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो कि लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जुटा दिए हैं और जिसका उपयोग हम सभी करते हैं। जैसे मोबाइल हैं, ना टेलीफोन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा कि समाचार एक दूसरे तक पहुंचाए जा सके। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पुरखों अर्थात पूर्वजों, जो कि पुराने लोग जो हैं, उनके द्वारा जो लिखे हुए पत्र हैं, चिट्ठियां हैं, उनको वो सहेज कर मतलब सजाकर अपने पास में रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक होते हैं, है ना, पत्रकार लोग होते हैं, उद्यमी लोग होते हैं ना, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, ये ऐसे सभी लोग हैं जो कि इनकी जो पत्र रचनाएं होती है, इनकी रचनाएं होती हैं, वे अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब अनुसंधान का मतलब होता है कि खोज करना किसी की, है ना। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना।
तो उसको वो एक खोजबीन मानते हैं, जिससे कि किसी को खोजना मतलब ढूंढना। उन पत्रों के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अगर पहले भी ऐसे संचार साधन होते हैं जो आज हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं अपनी पुत्री को फोन करते, पत्र नहीं लिखते। और अगर वो फोन करते तो तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। पिता जो पत्र लिखता है अपनी पुत्री को बहुत ही स्नेह भाव से, वो पत्र के बारे में ना हम जानते, ना लिखे हुए होते, ना हमको ऐसे कहीं पढ़ने को मिलते। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब इस प्रकार के पत्र जो हैं, पिता का पत्र पुत्री के नाम जो होता है, ऐसे पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मतलब सीख देते हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। अगर पत्र लिखे हुए होते हैं, हमारे पास में पत्र आते हैं, तो उनको हम संभाल कर रखते हैं, सहज कर रखते हैं और कई दिनों तक हमारे पास रखे रहते हैं। पर एसएमएस या संदेश ऐसी कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो वो कुछ दिनों तक हमारे पास रहती है और बाद में गायब हो जाती है, मिट जाती है, अर्थात डिलीट हो जाती है। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? अगर हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में हम कितने एसएमएस सहज कर रखेंगे? कुछ उसकी एक लिमिट होती है, जितनी लिमिट होती है उतने रहेंगे, बाकी तो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तमाम महान हस्तियाँ मतलब होता है सामर्थ्य रखना, हैसियत रखना, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके यादगार या धरोहर, उनके द्वारा लिखे गए पत्र। धरोहर का मतलब होता है एक अमानत के तौर में जो चीज़ उनके पास होती है वो उनके पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया, और ऐसी महान हस्तियों में हमारे देश में सबसे आगे रहने वाले थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो इस चीज़ में सबसे आगे माने जाते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संग्रहालय का मतलब होता है वह स्थान जहां अनेक प्रकार के ऐतिहासिक वस्तुओं को सहेज कर संग्रह इन्हें एकत्रित करके रखा जाता है, उसको कहते हैं संग्रहालय। तो दुनिया के तमाम संग्रहालय ऐसे हैं जहाँ पर जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन, अनूठा मतलब विचित्र, संकलन मतलब एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे संग्रहालय भी हैं हमारे यहाँ पर कि जहाँ पर महान लोग जो हैं उनके पत्रों को एक जगह एकत्रित करके रखा गया है, जो कि आने जाने वाले उनको देखते हैं और पढ़ते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाने का मतलब होता है मापक, जिसको हम बोलते हैं स्केल। तो तमाम ऐसे पत्र होते हैं जो हमारे देश को, काल अर्थात समय को, और समाज को, समाज मतलब दुनिया को जानने और समझने का एक असली पैमाना, मतलब उससे एक असलियता सामने आती है। उसका मापदंड पत्रों के द्वारा अच्छी बातें हमको जानने को मिलती। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अर्थात जब स्वतंत्रता, आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता के लिए जो महासंग्राम हुआ, अर्थात जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी, उन दिनों में अंग्रेज अफसरों ने भी अपने हालचाल जानने और अपने परिवार वालों को पहुंचाने के लिए पत्रों के माध्यम से किया था। अर्थात पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने समाचारों के द्वारा अवगत कराया था। वही पत्र आगे चलकर
एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए और इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत, यानी कितनी जोर शोर से, कितनी तीव्र गति से, मजबूती के साथ लड़ा गया था। इन पत्रों के द्वारा वो बात आज भी वर्तमान में पता चल सकती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास में पूरी दुनिया से जो भी पत्र आते थे तो उन पत्रों के ऊपर केवल इतना लिखा रहता था, महात्मा गांधी इंडिया। बस इतने में वो पत्र महात्मा गांधी तक पहुंच जाया करते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। इतने से पते पर वो महात्मा गांधी तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। उस समय आज़ादी की लड़ाई में और भी महान, मशहूर, प्रसिद्ध लोग थे। दिग्गज अर्थात प्रसिद्ध लोग ना, मशहूर लोग थे। उनके साथ भी ऐसा ही होता था। वो भी ऐसा ही करते थे कि ऐसा कोई छोटा सा अपना नाम रहता था जो कि वो पत्र के ऊपर लिख देते थे और वो पत्र उनको मिल जाया करते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। पूरी देश भर से गांधी जी के पास में बड़ी संख्या में, मतलब बहुत अधिक पत्र आते थे और वे सभी के पत्रों का जवाब भी देते थे। ऐसा नहीं कि ये पत्र आया इसको छोड़ दिया, इसका जवाब नहीं देना। वो सभी के पत्रों का जवाब बराबर देते थे। वो मतलब मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ नहीं था मतलब कि इस मामले में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था कि वो सभी के पत्रों का जवाब देते थे। अगर उन्हें पत्र मिलता था तो उसी समय, देर भी नहीं करते, वो तुरंत उसी समय उसका जवाब लिख दिया करते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। ज़्यादातर का मतलब होता है अधिकांश, अधिकतर वे अपने हाथों से लिखकर ही पत्र का जवाब देते थे। ऐसा नहीं होता कि चलो ठीक है ये पत्र आया, ज़्यादा पत्र हो गए तो क्या आधे पत्र का जवाब तुम लिख दो, आधे का तुम लिख दो, आधे का मैं लिख दूं। ऐसा नहीं, सभी पत्रों का जवाब अधिकांश वो स्वयं ही लिखते थे। और यदि वो लिखते लिखते थक जाते ना तो उनका यदि मान लो दाहिना हाथ, दाहिना मतलब होता है सीधा हाथ, अगर लिखते लिखते सीधा हाथ दुखने लगता तो वो बाएं हाथ का उपयोग करते थे। बायां यानी होता है उल्टा हाथ, वो दोनों हाथ से ही लिखना जानते थे। तो अगर एक हाथ से लिखते लिखते उनका हाथ दुखने लगता था, थक जाता था, वो अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करते, पर सभी के पत्रों का जवाब बराबर समय पर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। सिर्फ महात्मा गांधी के पत्र ही नहीं जो होते थे, जो कि सब दूर पहुंचते थे उनके जवाब, बाकी आंदोलन के और भी ऐसे तमाम नायक मतलब उसमें कार्यकर्ता जो थे, उनके पत्र भी प्रत्येक गांव में मिल जाया करते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। मतलब गांव में जो पत्र उनके महात्मा गांधी के द्वारा या आंदोलन में जो नायक, जो काम करने वाले लोग होते थे, उनके द्वारा पत्र, लिखे हुए पत्र उन गांव वाले लोगों को मिलते थे, तो वे उन पत्रों को एक प्रशंसा पत्र के रूप में मानकर अपने घर में सहेज कर रखते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो कि उन पत्रों को फ्रेम बनाकर, जैसे हम फोटो नहीं एक फ्रेम में लगवा लेते हैं, उसी तरीके से उन पत्रों की फ्रेम बनवाकर उनको सहेज कर रखते थे, संभाल कर रखते थे। यह है पत्र का जादू, और यह एक पत्र का बहुत ही एक जादू हुआ करता था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इन पत्रों के आधार पर ही कई पुस्तकों का भी निर्माण किया गया, कितनी किताबें भी लिखी गई। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब होता है विधिक लेख। विधिक लेख का मतलब होता है प्रमाण संबंधी कागजात, जिसका कोई प्रमाण हो ना, प्रमाण पत्र वगैरह जो होती हैं। प्रमाण मतलब होता है सबूत,
के संबंधी जो कागजात होता है, तो ऐसे जो दस्तावेज होते थे, तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम, जैसे हम दस्तावेज को संभाल कर रखते हैं ना, उसी प्रकार पत्रों को भी संभाल कर रखा जाता है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पंत कवि का नाम है, बच्चन और निराला ये भी कवि का नाम है। तो पंत के 200 पत्र जिन्होंने बच्चन के नाम लिखे थे, और निराला के पत्र भी कई लिखे गए हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें लिखी गई। आईने मतलब जिसमें आईने के रूप में सामने स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे आईना में कांच होता है उसमें स्पष्ट हमारी छवि दिखाई देती है, तो ऐसे स्पष्ट पत्र जो आईने में सच्चाई, पत्रों में भी उनकी सच्चाई दिखाई देती थी। ऐसे पत्र जो थे दयानंद सरस्वती समेत उनके कई पत्र थे जो पुस्तकों के रूप में मिल जाएंगे, आज भी पुस्तकों के रूप में मिलते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद ये कहानीकार हैं, लेखक हैं, ये भी खास तौर पर, मतलब अधिकांश जो है खास तौर पर इन्हें कहा जाए कि अच्छे से नए लेखकों को बहुत प्रेरक इन्हें होता है प्रेरित करने वाला या भेजने वाला। जो पत्र भेजता है उसको भी प्रेरक कहते हैं, या किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। तो प्रेरक को इसका जवाब दिया करते थे। प्रेमचंद भी जिनको उनको पत्र लिखते थे तो वो भी अपने प्रेरकों को अर्थात पत्र भेजने वाले को जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब तत्पर यानी सजग। प्रेमचंद भी किसी को पत्र का जवाब देने में बहुत ही सजग रहते थे, वो भी पत्रों का जवाब तुरंत दे दिया करते। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा गांधी और नेहरू के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक मतलब वही प्रेरित करने वाले, इनके पत्र भी बहुत ही प्रेरित करने वाले होते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी, कवि और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जो बीच में है 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। संग्रह मतलब एकत्रित करने का, पत्रों को एकत्रित किया गया और इस प्रकार से उनका प्रकाशन हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा मतलब मन की स्थिति, मतलब इस प्रकार के पत्र एकत्रित किए गए और उन पत्रों में इन सब की मनोदशा, मन की स्थिति के बारे में लेखा जोखा मतलब लेख मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र जो है व्यवहार की जो परंपराएं होता है, रीति रिवाज है ना, तो ये पत्र लिखने की जो रीति है ये भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसने जो प्रगति की है, पत्र लिखने की जो प्रगति हुई ये स्वतंत्रता के बाद और भी बढ़ गई है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। सरकारी विभाग में पत्रों का बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत अधिकतर रूप से पत्र के द्वारा समाचार जो लेना देना, समाचार आदान प्रदान होता है वो पत्रों के द्वारा है, पत्रों के माध्यम से ही होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये गुडविल का मतलब होता है सबसे अच्छी छवि बनाए रखना। ये जो चीज़ जो है वो डाक विभाग में बहुत ही अच्छी तरीके से है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। और अच्छी गुडविल रहने का की एक खास वजह क्या हो सकती है कि डाक विभाग जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे को संदेश इधर से इधर लाने ले जाने का काम करती है, तो ये लोगों के संपर्क में रहता है, इसलिए इनमें गुडविल बहुत अच्छे से रहती है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। इतने संचार साधन होने के बाद भी
चिट्ठी पत्रों की हैसियत जो होती है, मतलब सामर्थ्य होता है, जो हैसियत मतलब सामर्थ्य, चिट्ठी पत्रों का जो सामर्थ्य होता है वो बरकरार मतलब हमेशा कायम रहने वाला, जो कि हमेशा बना रहता है, वो अभी भी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। आलिशान यानी बहुत अच्छा, है ना। हवेलियाँ मतलब महल, जो बहुत अच्छे बड़े महल होते हैं उनको आलिशान महल, जिस आलिशान मतलब सर्व सुविधा युक्त महल जो होते हैं उसको कहा गया। झोपड़पट्टियाँ यानी छोटी छोटी झोपड़ियाँ जिसमें कि गरीब लोग रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, कहीं वो दुर्गम जंगलों में, दुर्गम यानी कि जो स्थान बहुत ही दूर हो, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, दुर्गम जंगलों में रहने वाले हों या फिर बर्फबारी के बीच में रहने वाले हों या रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले हों, कहीं पर भी रहें, लेकिन ये सभी लोग जो होते हैं आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। खत अर्थात पत्र, पत्र का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी इनको पत्र का इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अधिक लोग ऐसे होते हैं जो कि रोज किसी न किसी को किसी पत्र का इंतजार रहता है, चाहे वो शासकीय पत्र हो या सामाजिक पत्र हो, किसी भी प्रकार का पत्र हो उसे इंतजार रहता है। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है, और इसकी जो भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से, इसकी भूमिका यानी रूपरेखा, भूमिका का मतलब पहले भी हमने पढ़ा है, इसकी जो रूपरेखा होती है बहुत ही सामने आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर का मतलब होता है डाक के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, आना जाना, आवागमन, पैसे का आना जो होता है, और अर्थव्यवस्था है पैसे की व्यवस्था। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर कि उनके जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कि लोग जो कमाने वाले लोग होते हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं और उनका घर परिवार गरीब है, तो वो मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेजते हैं और तब जाकर उनकी अर्थव्यवस्था बरकरार रहती है, बनी रहती है, और वे अपने काम करते हैं, अपने घरेलू काम जो है उपयोगी काम उनके होते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी देवताओं का दूत जो होता है, जिसको बोलते हैं फरिश्ते, यानी जो मुसीबत के समय काम आता है। तो उस डाकिए को वो ऐसी जगह जो बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां, दूर दराज रहने वाले लोग हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता, ऐसे मुश्किल के गांव हैं, वहाँ पर जब डाकिया मनी ऑर्डर लेकर जाता है उसे देवदूत के रूप में समझा जाता है, एक फरिश्ते के रूप में माना जाता है। हालांकि मनी ऑर्डर से पैसा आना या आना ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अब ये चीज़ क्या है तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आजकल दूर संचार ऐसा है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है बहुत फास्ट, जो कि किसी भी तरीके से पैसा तुरंत इधर से उधर इसके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सही बात है, लेकिन ये भी सही है कि कुछ देश, इलाके, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि नेटवर्क नहीं मिलता है, उसके कारण यही व्यवस्था बनी हुई रहती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के द्वारा पत्र के महत्व को और उसकी उपयोगिता को समझा। पत्र हमारे पूर्वजों की एक अमानत है, धरोहर है, जिसे हमें बरकरार रखना है, बरकरार इन्हें हमेशा बनाए रखना है। पत्र का जो महत्व रहता है उसको जानकर, उसकी उपयोगिता को समझकर उसको हमेशा बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के समाचार जानने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए उन्हें हम यदि पत्र लिखेंगे और वो भी हमारे पत्र का जवाब पत्र के द्वारा देंगे, तो ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और बना रहेगा, और पत्र की उपयोगिता को हम समझते रहेंगे।
फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।